गांव में कोरोना की दस्तक। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना महामारी अब गांव में भी दस्तक देने लगा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 2,81,386 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 4,106 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि राहत देने वाली खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 3,78,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो पूरे देश में कोरोना का कहर जारी, लेकिन अच्छी खबर यह है जो पिछले दिनों तक अब तक की संक्रमण की रफ्तार हर दिन 4 लाख से ज्यादा थी। 4 लाख से भी ज्यादा रोजाना नए मामले सामने आ रहे थे। अब ये आंकड़ा सिमट कर तकरीबन 3 लाख तक हो गया है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अगर हम मरने वाले लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो पहले और अब में ज्यादा फर्क नहीं है। संक्रमण से मरीज स्वस्थ ज्यादा हुए हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की जो मौत की संख्या है वो तकरीबन उतनी ही बनी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद पुष्कर एमडी जेके हॉस्पिटल के हैं और हमारे साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, जर्नल फिजिशियन। आप तीनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद जी। अरविंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे डॉक्टर अरविंद, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक देखा जा रहा था कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन वो बहुत ही ज्यादा हावी हुआ था लोगों पर, अब संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो मौतों का आंकड़ा है वो तकरीबन पहले और अब में ज्यादा फर्क नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं आप इसे? हमारी नहीं सर, एंकर की आवाज नहीं आ रही है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से लग रहा है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर डीके गुप्ता जी से। गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही है, आपको नहीं कम आ रही है। तो कोरोना रफ्तार बेकाबू पूरे देश में। हालांकि अब अच्छी खबर और राहत की खबर यह है कि संक्रमण की जो रफ्तार अभी तक रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, अब उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक है, मामले कम है। क्योंकि अगर बीते 24 घंटे पर ही हम नजर डालें तो 2,80,000 तकरीबन नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या जरूर बढ़ी है। संक्रमण से 4,106 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि राहत देने वाली खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 3,78,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर हम पिछले कोरोना के स्ट्रेन और अब में तुलना करें तो पिछले कोरोना के कहर में ज्यादा जो लोग प्रभावित थे वो शहर के थे, लेकिन इस बार जो कोरोना है वो गांव में भी दस्तक दे चुका है। गांव में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एमडी जी, क्या आपकी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीके गुप्ता जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम पिछले कोरोना स्ट्रेन की बात करें और इस बार की करें तो पिछले बार जो ज्यादा प्रभावित लोग थे वो शहर के थे, इस बार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का स्ट्रेन गांव को भी ज्यादा प्रभावित किया। अब मामले वहां पे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहला वाला स्ट्रेन था वो बहुत माइल्ड था, उसका जी रेट या जो इन्फेक्शन की दर थी या संक्रमण दर थी वो कम थी और वो कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। और जो बीमारी हो रही थी उसके लक्षण कम थे और बीमारी में कॉम्प्लिकेशन, बीमारी की जो गंभीरता थी वो कम थी, तो लोग आसानी से ठीक हो जा रहे थे। रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। और गाँव में लोगों की वैसे भी इम्यूनिटी अच्छी होती थी, गाँव तक वो पहुंचा नहीं था उस टाइम अच्छे से। अब जो नया स्ट्रेन आया, चाहे वो B1617 हो या कैथोलिक, हम इंग्लैंड वाले स्ट्रेन की बात करें या ऑस्ट्रेलिया उसकी ब्राजील वाले की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, डबल म्यूटेंट की बात करें, एक ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया। ऐसे कई सारे स्ट्रेन में जो इस समय घूम रहे हैं और सबसे जो खतरनाक इसमें तो इंग्लैंड वाला जो है जो स्ट्रेन है या डबल म्यूटेंट या हमारा B1617, 3-4 स्ट्रेन बड़े खतरनाक है। इनकी जो R0 में जिनको इंफेक्शन दर बोलते हैं, संक्रमण दर बोलते हैं, वो पहले से कहीं 80% से ज्यादा है। ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, ज्यादा लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे घर घर में लोग सारे इन्फेक्ट हो रहे हैं। पहले तो हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे थे, अब तो घर का स्प्रेड होगा, मतलब घर में फैल गया है, हर घर में, गांव में भी फैल रहा है, शहरों में भी फैल रहा है। बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, बड़े को, बुजुर्गों को, जो मिडिल एज लोग हैं बहुत सारे, उन लोगों को, युवा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये जो इन्फेक्शन का ज्यादा तेजी से फैल रहा है,
साथ में जो लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, उनके अंदर लक्षण ज्यादा हो रहे हैं, मतलब बुखार, गले में दर्द है, ज्यादा आ रहे हैं पहले की तुलना में, तो ज्यादा संक्रमित कर रहा है, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर रहा है। जितने लोग हम एक्सरे सीटी करा रहे हैं, निमोनिया ज्यादा लोगों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक स्ट्रेन है। हम सबको, खास करके गाँव वालों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें निमोनिया और लंग्स में रेस्पिरेटरी फेलियर ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा हो रही है, दवाइयों की आवश्यकता जरूरत पड़ रही है, आईसीयू बेड और हमें अस्पताल की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो कृपया करके गाँव वासियों में विनम्र निवेदन करूंगा, गांव में फैल चुका है, तो इस समय एक तो गफलत में ना रहे कि हारा खांसी जुकाम बुखार को हम लोग लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि वायरल है, 2-3 दिन में चला जाएगा, और 3-4 दिन तक हम कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, कोई दवाई लेते हैं, वेट करते रहते हैं, शायद हो सकता है ठंडा पीने से हो गया हो, दही खाने से हो गया हो, या जूस पीने से हो गया हो, कोल्ड ड्रिंक पीने से हो गया। तो ऐसा नहीं, इस समय कोई भी बुखार आ रहा है, कोई भी खांसी जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहे हैं, आपको नाक में टेस्ट नहीं आ रहा, सूंघ नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई थकान हो रही है, ऐसे कोई भी 2-3 सिम्टम आए तो वो कोरोना ही है, जब तक कि आपकी जांच नेगेटिव ना आ जाए। और जांच में नेगेटिव है, अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो हमें से कोरोना मान के ही इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इलाज में देरी कर दी हमने तो फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जाहिर सी बात है, जिन्हें निमोनिया है वो कोरोना संक्रमित है ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन है या फिर जिन्हें निमोनिया की पुष्टि हो गई है, तो ये लोग संक्रमित होंगे ही होंगे, अगर फिर भी उनकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती है, अगर निमोनिया की पुष्टि हो गई है। कोविड का ही इलाज शुरू कर दें, बिकॉज इलाज में अगर हमने देरी करी तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। तो शुरू में जैसे ही आपको लक्षण आते तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो भी दवाइयां उपलब्ध है, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, या हमें पैरासिटामोल लेनी है, विटामिन सी लेनी है, जिंक लेनी है, मल्टीविटामिन लेनी है, और चौथे 5वें दिन अगर बुखार तो नहीं खत्म हो रहा है, हल्की सी सांस में तकलीफ लग रही है, 4-5 दिन हो गए, तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह अनुसार अगर प्रेडिनिसोलोन है, स्टेरॉइड्स है, मेट्रॉल है, जो भी मिलता है तुरंत चालू कर दें, क्योंकि डॉक्टर के संपर्क में रहे और इलाज तुरंत चालू करें। अगर हमें इलाज बने रहेगा तो हमारे लंग्स के अंदर निमोनिया फैल जाएगा, निमोनिया फैलेगा तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एंटीबायोटिक चाहिए होगी, आईसीयू बेड चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो इसका अगर हमने डिले करा तो इसमें मौतें ज्यादा होंगी। तो कृपया करके अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव और अर्ली ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, गुप्ता जी बने रहेगा हमारे साथ। तो बता दें आपको कि पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार पे थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, क्योंकि जो आंकड़े अभी तक 4 लाख से ज्यादा थे, अब उन आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। 2,80,000 के तकरीबन नए मामले सामने आए हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है, लेकिन चिंता का विषय अभी भी उतना ही है या उससे ज्यादा है, क्योंकि जो संक्रमित मरीज की मौत का आंकड़ा था वो तकरीबन अभी भी लगभग आसपास ही है। अगर 2 लाख से ज्यादा लोग या फिर 3 लाख के तकरीबन मामले संक्रमित हो रही हैं, तो मरने वालों की संख्या अभी भी आसपास में ही है, 4,000 के लगभग ही बनी हुई है। हम सीधा रुक करते हैं डॉक्टर अरविंद पुष्कर जी के पास। पुष्कर जी, इस तीसरे वेव में भी हम प्रवेश कर चुके हैं, तीसरी लहर भी भारत में आ गई। हालांकि इस बार की लहर में संक्रमित मामले कम है, मौत का आंकड़ा उतना ही है, या फिर जो लोग इन्फेक्ट हो रही हैं जल्दी, जो उनके लंग इन्फेक्शंस है वो कहीं ना कहीं 70-80% तक 2 से 3 दिन में ही हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और आप इसे कैसे देखते हैं पुष्कर जी? इस बार जो कोरोना है उसमें जो इन्फेक्शन है वो दूसरे तीसरे दिन लंग में पहुंच जाता है, और जो सैचुरेशन जो कम हो रहा है उसकी बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। तो कारण इसका ये है कि पिछली बार वाले वेरिएंट से वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। इस बार जो पिछली बार सर्दी खांसी और क्या कहते हैं गले खराश के सिम्टम जैसे कॉमन थे, इस बार सैचुरेशन जो पेशेंट एकदम से 70 या 80% पहुंच जा रहा है, ये सैचुरेशन की प्रॉब्लम इस वाले वेरिएंट में बहुत ज्यादा है। और ये जो वेरिएंट है N440K और क्या कहते हैं E484Q जो है, जो महाराष्ट्र केरला में सबसे ज्यादा ये रहा, और ये यूपी में भी इस तरह के पेशेंट इस बार ज्यादा ऐसे मिले जिनके अंदर सांस की दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो ये जो पुराना वायरस था वो म्यूटेट होकर उसने इस तरह की उसकी इन्फेक्शन का तरीका है कि वो सीधे लंग्स में पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा करके एक लंग्स में टार बना देता है, ग्लास होती है, जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है और पेशेंट का सैचुरेशन सडन ड्रॉप होता है। बिल्कुल पुष्कर जी, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ले ली है, पहला डोज भी जिन्होंने ले लिया है, क्योंकि हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें कुछ सिम्टम्स हैं और वो अपनी कोरोना जांच कराते हैं तो वो संक्रमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद जो रियायत बरतनी चाहिए या फिर जो उन्हें खुद में भी ध्यान देना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए हुआ, या फिर वैक्सीन अभी 100% सेफ नहीं है?
नहीं, वैक्सीन 100% सेफ से मतलब नहीं है। वैक्सीन जो भी बनी है वैक्सीन वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आपने वैक्सीन ले ली है और अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिम्टम उतने सीवियर नहीं होंगे या आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना एक नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट को कर सकते हैं। और वैक्सीन लेने के बाद अगर दूसरे सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। दोनों वैक्सीन अब क्योंकि पहले और दूसरी वैक्सीन के बीच में सरकार ने 12 से 14 हफ्ते का गैप बोला है, तो बस जिन पेशेंट को वैक्सीन से पहले दिक्कत हो चुकी है या वो इन्फेक्टेड है तो उनको वैक्सीन लगवाने के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन जिन पेशेंट में वैक्सीन लगी है वो 12 से 14 हफ्ते पर दूसरा वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी पुष्कर जी, मान लीजिए कि किसी के अंदर सिम्टम्स थे, उन्होंने अपनी जांच नहीं कराई, वैक्सीन वो ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में मरीज को कितने हद तक परेशानी हो सकती है या फिर किस तरीके की परेशानी होगी कि सिम्टम्स थे, जांच नहीं कराया लेकिन वैक्सीन ले ली, अब आगे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, जिन पेशेंट ने वैक्सीन ले ली है उनको तो दूसरी वैक्सीन लगवानी। मैंने आपको बताया नहीं कि अगर पेशेंट ने जांच कराई है, अगर वो नॉन कोविड पेशेंट है तो उसको वैक्सीन के लिए वेट करना चाहिए और जब तक सिम्टम्स डिसअपियर ना हो जाए तब तक वो वैक्सीन ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल बने रहेगा। सीधा चलते हैं अब डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, बेकाबू रफ्तार, थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, पिछले और अब के हालात में बहुत फर्क है, लेकिन अभी भी ग्रामीण जो अंचलों के लोग हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे बच सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत से लोगों ने शहर से जो पलायन करके गांव में जा रहे हैं, वो जो वहाँ के स्वस्थ लोग हैं उनको इन्फेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत से यहाँ पे अगर हम देखें लखनऊ में बहुत से लोगों का रोजगार काम धंधा जब छिन गया है या बहुत सी और जगह हैं जहाँ से लोग पलायन करके वो वापस अपने गाँव में आ रहे हैं, तो वो रास्ते में या कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुए हैं और जो वहाँ के हेल्दी पर्सन है जिनको नहीं था उनमें जो है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो बेसिकली जो है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जब शहर में इतनी ज्यादा हाहाकार मची हुई है तो गांव में तो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे सीएससी और पीएससी केवल जो है वो स्वास्थ्य प्राथमिक सेवाएं हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी वेंटिलेटर ऑक्सीजन की उतनी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो बहुत से ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी हम लखनऊ के पास एक मोहनलालगंज के पास जो है एक गांव है जबरौरी, वहाँ पे जो है लगभग जो है 40 लोगों की मौतें जो है 2 हफ्ते के अंदर हुई। तो मतलब गांव में उतनी सुविधाएं जो है ना होने की वजह से, जब लखनऊ में ऐसी जगह अस्पताल है जहाँ पे ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में लखनऊ में या हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहाँ पे जगह की कमी होती है, लेकिन गाँव में तो जगह काफी ज्यादा होती है। तो हमको जो है अगर उसको किसी को ऐसा लगता है तो आइडेंटिफाई करके उसको जो है अपने आप को चेक कराना है और चेक कराने के बाद में सबसे पहले जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अब जो दवाएं उपलब्ध होती हैं उनको दवाओं को इस्तेमाल करना है और अपने आप को क्वारंटीन करना है, ताकि और जो वहाँ के गांव के लोग स्वस्थ हैं उनको ना हो सके। बिल्कुल त्रिपाठी जी, तीसरे वेव की हम आपसे बात कर रहे हैं और चर्चा भी इसी को लेकर है, और ऐसे में तीसरा वेव भी शुरू हो चुका है, हम तीसरे लहर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में क्या आपके हिसाब से जो कैसे लोग कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना कर्फ्यू तो है देश में, लेकिन पहले और कोरोना कर्फ्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। लोग घर से आते जाते भी है बाहर, जो पहले नियम देख रहे थे, जो हम कानून पहले देख रहे थे, अब में तब में बहुत फर्क है। तो कैसे लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं आपके हिसाब से? जी, मैं बताना चाहूंगा, पहले क्या होता था कि लोगों को जो है घरों में अंदर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा जो है वो अंदर रहते थे। लेकिन हाँ, लोगों के अंदर जब वो एक भय आया, देखा उन्होंने कि हमारे जो अपने लोग हैं वो अपना साथ छोड़ के जो है यहाँ से जा रहे हैं कोरोना के द्वारा जो है इन्फेक्टेड होके, तो उन्होंने जो है अपने आप को खुद घरों में कैद कर लिया। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो गांव में इतनी जो है जागरूकता न होने की वजह से जो है बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं। और ये जो थर्ड वेव आया है, ये जैसा कि डॉक्टर पुष्कर जी ने बताया कि बहुत ही डेंजरस है और इसका इफेक्ट जो है हमारे लंग्स पे डायरेक्टली कर रहा है और हमारे लंग्स जो है कोलैप्स हो रहे हैं और ऑक्सीजन जो है ब्रेकिंग होके हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिससे जो काफी लोगों की डेथ हो रही है। तो बेसिकली जो है हमें जो है गाँव में स्पेस है या चीजें उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हमें जो है सावधानियां बरतनी है, मतलब हाथ को धुलना है, मास्क का तो जो है प्रॉपरली प्रयोग करना ही करना है। क्योंकि अगर मैंने एक चीज देखा गया है कि अगर जिस व्यक्ति ने मास्क का प्रयोग किया है, तो क्योंकि ये नोजल के थ्रू या माउथ कैविटी के थ्रू जैसे हमारी बॉडी में लंग्स में अंदर जा रहा है, वहीं पे इन्फेक्टेड कर रहा है, तो अगर मैं मास्क का इस्तेमाल करता हूँ तो उसके द्वारा जो है हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है
और इस थर्ड वेव में जो है जो लोग, क्योंकि ये एयर में आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये जो है बहुत भयंकर तरीके से आ सकता है, लेकिन इस समय जो है काफी केसेस कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन थर्ड वेव से बचने के लिए हमें जो है मास्क का इस्तेमाल तो जरूर करना है। बिना मास्क के जो है जरा सा भी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर ये एयर में थ्रू हमारे नोजल कैविटी में आता है तो लंग्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड करेगा। इससे और लोगों को हम अगर देखते हैं या खांसते हैं तो उसके और लोगों को भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं अब डीके गुप्ता जी के पास। डीके गुप्ता जी, अभी ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं थी या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके लिए अभी वैक्सीन सेफ नहीं थी। अब जो सरकार की अगर हम अनुसार की बात करें और सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो अब ऐसी महिलाएं भी वैक्सीन ले सकती है, यहां तक कि अब बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल आ जाएगा। तो अगर ऐसी महिलाएं वैक्सीन लेती हैं, हालांकि पहले भी कुछ महिलाएं थी जो वैक्सीन ले चुकी थी, तो वो कितने हद तक सेफ है और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे महिलाओं को लेकर जो प्रेग्नेंट है, जो बेबी प्लान कर रही है या फिर जिन्होंने बेबी कंसीव किया है या ब्रेस्ट फीडिंग करती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, टीकाकरण की, कोविड टीकाकरण की बात करें, सिर्फ 5 लोगों के लिए वैक्सीन बनाई है, बाकी सब लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक है 18 साल से कम, अभी भी कोई अप्रूव नहीं हुआ बच्चों में। दूसरा है गर्भवती महिलाएं। तीसरा जो है, अगर किसी को पहली डोज ली थी उस समय कोई सीरियस रिएक्शन हो गया था, उसको इलनेस हो गई थी, उस समय पहली डोज की समय बीमार पड़ गया था, सीरियसली इफेक्ट आया था वैक्सीन की वजह से हुआ था, तो उसको लेना। चौथा, उन लोगों को नहीं लेना जिनको कोई करंटली सीरियस इलनेस है या जो कोविड पॉजिटिव है, अगर कोविड पॉजिटिव है या रिकवरी फेज में, तो उसको नहीं लेना है। और या जो किसी को खांसी जुकाम बुखार है या सीरियस कोई इलनेस है उसको लेना। 5वां, उन लोगों को लेना जिसको वैक्सीन से एलर्जी, इस वाले वैक्सीन में किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी, उसको नहीं लेना। बाकी 5 के अलावा बाकी सबको वैक्सीन लेना है। इवन लैक्टेटिंग मदर्स वैक्सीन ले सकती है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जो गर्भावस्था को प्लान कर रही है, वो भी लगा सकती है वैक्सीन, क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उनको तो बचाएगा, साथ में बच्चा जो अंदर फीटस है उसको फायदा देगा। जिन लोगों की डिलीवरी हो गई है वो 15 दिन डिलीवरी के बाद या LCS हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो तो 15 दिन बाद वैक्सीन को लगवा सकती है। तो महिलाएं, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को छोड़ के सारी महिलाएं, चाहे वो 18 साल से ऊपर जो है, एकदम ड्यूरिंग जो पीरियड्स होते हैं उस समय बड़ी अफवाह फैली थी कि पीरियड के दौरान हमें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, आप वैक्सीन उस टाइम भी लगवा सकते हैं। लैक्टेशन वाली मदर जो क्या नाम है, स्तनपान करा रही है, वो भी लगवा सकती है। जिनकी डिलीवरी जो प्लान कर रही है, अभी डिलीवरी कंसीव नहीं करी है उन्होंने, वो भी वैक्सीन लगवा सकती है। पोस्ट डिलीवरी या 15 दिन का वैक्सीन लगवा सकते हो। तो इसलिए अगर हम सब वैक्सीन के बारे में ध्यान दें, कम करेंगे, तो सब वैक्सीन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और सबसे हम सबको ही फायदा होने वाला है। अगर कोई जिसको डायबिटीज है, जिसको थायराइड है, जिसको आर्थराइटिस है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, या किसी को सांस की दिक्कत है, या इसको किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है, कैंसर पेशेंट है, इन सब लोगों को भी वैक्सीन की कोई मनाही नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को वैक्सीन पहले लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने पर ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे। अगर उनको ऐसी बीमारी होती है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं और डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को हाई प्रायोरिटी पर वैक्सीन जरूर लगवानी। पहले भी सरकार इस बारे में काफी हद तक बता चुकी है। हम लोग बार बार बताते हैं कि जो लोग भी कोमॉर्बिड है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनको वैक्सीन लगवानी। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में ट्रायल शुरू हो गया है, कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, और मुझे लगता है अगले 6 महीने में उससे अप्रूवल भी आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो बच्चों की वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फाइजर की वैक्सीन है, तो कनाडा और US में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है 12 साल से ऊपर के बच्चों में, टीनेजर बच्चों में, तो उनको भी वैक्सीन हो सकता है। वैक्सीन को हम लोग इम्पोर्ट करें, सरकार बातचीत कर रही है, बड़े लेवल पर हो सकता है वैक्सीन इम्पोर्ट हो जाएगी, तो हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी वैक्सीन मिलना बच्चों के लिए थोड़ा दूर की बात है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8 महीने कम से कम लग जाएंगे सारे ट्रायल्स को कंप्लीट करने में। फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स होंगे, उसका उनको अप्रूवल लेना, चाहे DCGI हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी हो या CDS को 3-4 संस्थाएं अप्रूवल देती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए कृपया करके अपने बच्चों को बिल्कुल बचा के रखें। मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, तो बच्चे इस समय एक्सपोज हो रहे हैं, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, सिम्टोमेटिक लक्षण बच्चों में आ रहे हैं, और बच्चों में लक्षण थोड़े भिन्न तरीके के आ रहे हैं कि खांसी जुकाम बुखार और गले में दर्द, ये तो हो ही सकता है, बुखार हो ही सकता है, पर उसके अतिरिक्त बच्चे, छोटे बच्चे खास करते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, चिड़चिड़े जाएंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे, पेट दर्द बताएंगे, लूज मोशन होंगे, बच्चों को दस्त होंगे, वॉमिटिंग होंगी, या बच्चों के हाथ पैरों में कुछ धब्बे चकत्ते पड़ जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, कभी कभी हाथ मुंह नीला हो जाता है, उंगलियां नीली हो जाती है, आंखों में कभी कभी कंजक्टिवाइटिस जैसा हो सकता है, होंठ लाल हो जाते हैं,
तो ऐसे बच्चे कुछ सिंड्रोम भी देखेंगे, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम भी, तो वो भी देखा गया बच्चों में रेयरली। तो ऐसे बच्चों में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत जांच करानी, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और मतलब बच्चों के अंदर ज्यादातर ऐसे सिम्टम है जिसका भी आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल, बने रहेगा गुप्ता जी। सीधा चलते हैं अब डॉक्टर अरविंद पुष्कर के पास। पुष्कर जी, ऐसे में अगर हम पिछले लहर में और इस बार की लहर में एक फर्क तो है कि पिछली बार ज्यादा जो लोग संक्रमित हुए थे वो 40 साल से ज्यादा थे, मौत का आंकड़ा भी वही था, लेकिन इस बार युवाओं की ज्यादा मौत हुई है। 25 से लेकर 40 तक की जो आयु के लोग हैं वो ज्यादा संक्रमित हुए हैं। डेथ का जो रेशियो है वो भी इन्हीं का ज्यादा है। इसके पीछे क्या वजह है? शायद ये वजह एक हो सकती है, अगर हमारे जो मेरी सोच आ रही है, जो हमारी सोच आ रही है उसके मुताबिक, क्या ये है कि पिछली बार वैक्सीनेशन बुजुर्गों का ज्यादा हुआ था और इस बार कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में जो है वो युवाओं की कमी देखने को मिली? देखिए ऐसा है ना, पिछली बार जो अफेक्टेड पेशेंट थे वो 45-50 के बाद वाले ज्यादा थे। इस बार पेशेंट जो है वो यंग पेशेंट और अधेड़ उम्र के लोगों को ज्यादा हो रहा है जी। तो मैंने आपको बताया कि वायरस का पिछली बार जो कैरेक्टर था, इस बार कैरेक्टर चेंज है। तो वायरस इस बार ऐसे लोग को अफेक्ट कर रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इस साल अभी तक 18 साल से जो कम बच्चे हैं, 18 साल से कम लोगों में कम से कम 8.5% बच्चे हैं जिनमें इस तरह का इन्फेक्शन अभी देखने को मिला। लेकिन अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये छोटे बच्चों को भी होने की बात हो रही है। तो वायरस धीरे धीरे अपना बिहेवियर चेंज करता है, म्यूटेट करता है, तो नए नए लोगों में नए नए तरह के सिम्टम्स आएंगे। वो बड़ों में ज्यादा आ सकते हैं, बच्चों में आ सकते हैं। वो तो म्यूटेंट जैसा पेशेंट वो वायरस वेरिएंट बन जाता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बस प्रिकॉशन सबको रखना है। जैसे रिसर्च आ रही थी कि अब आने वाले टाइम में बच्चों में अफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसीलिए बच्चों के लिए वैक्सीन से काम स्टार्ट हो गया है। 525 बच्चों पे ट्रायल हो गया है पटना और दिल्ली एम्स में। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पिछली बार अधेड़ उम्र के लोगों में, बुजुर्गों में ज्यादा था, इस बार वैक्सीनेशन ज्यादा होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जो वायरस का कैरेक्टर है, वायरस इस बार लोगों में, जैसे पिछली बार बहुत सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की जरूरत पेशेंट को इसलिए पड़ेगी, सीधा लंग्स में जाके पेशेंट को सैचुरेशन कम कर दे रहा था। तो कैरेक्टर क्या होगा आने वाले टाइम में वायरस का, अभी ये कोई रिसर्च का विषय है, लेकिन सावधानी सबको रखनी है, बच्चों को भी प्रिकॉशन लेना है। इसीलिए बच्चों पे भी वैक्सीन का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। और क्या कहते हैं, जो यंग लोग हैं उनको भी प्रिकॉशन उतना ही लेना है। वो ये ना सोचे कि हम यंग हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें नहीं हो सकता। अफेक्शन किसी को भी बेशक वायरस कर सकता है। बच्चों को भी उतना प्रिकॉशन लेना है और यंग लोगों को भी उतना प्रिकॉशन। मतलब पहले एक बुजुर्ग पीढ़ी ज्यादा इससे प्रभावित हुई, फिर अब युवा, और हो सकता है कि तीसरी बार बच्चे से ज्यादा प्रभावित हो। पुष्कर जी बने रहेगा। सीधा चलते हैं डीके गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, अभी कोरोना महामारी के हम बारे में बात ही कर रहे हैं। महामारी की वजह से पूरे देश का क्या हाल है वो सभी के सामने, और ऐसे में ब्लैक फंगस, और देश में ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो भी बड़े हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा मरीज सामने आए हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और इसके पीछे क्या वजह है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं वही लोग ब्लैक फंगस से भी पीड़ित है? गुप्ता जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरा बात मुझे बोल रहे हैं। देखिए, ब्लैक फंगस उन पेशेंट्स में ज्यादा हो रहा है जो पेशेंट इन्फेक्टेड है। मोर्टेलिटी रेट 54% है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक एस्परजिलस और कैंडिडा, जो पुराने फंगस हम जो जानते थे, उससे ज्यादा डेंजरस फंगस है ये। इस फंगस का मेन जो है, ये बहुत रेयर है, इन्फेक्शियस है। ऐसे पेशेंट जो बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं और जिन पेशेंट ने बहुत स्टेरॉइड लिया है, उन पेशेंट में, और जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा खतरा है ब्लैक फंगस। ठीक है ना? और ब्लैक फंगस जो पेशेंट डायबिटिक है उन पेशेंट में भी ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज्यादा। ब्लैक फंगस इसके जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं, फेशियल पेन है, हेड साइनस के बीच में पेन है, चीक्स में स्वेलिंग है, चीक्स में ब्लैक डस्ट आ जा रहे हैं, है ना, इस तरह के सिम्टम्स, और आईज में पेन है, ब्लाइंडनेस आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स जो है ब्लैक फंगस में है। बट ये इंडिया में बहुत रेयर था, लेकिन अभी जिन पेशेंट में भी कोविड है और जिन पेशेंट में डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें खास करके ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे। आपने सिम्टम्स बताए कुछ, हालांकि अभी पूरी तरीके से सिम्टम्स आया नहीं है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो ब्लैक फंगस जिन्हें होता है? मैंने आपको बताया ना, फेशियल पेन है, लॉस ऑफ विजन है, आईज है, स्वेलिंग है, चीक में आईज में स्वेलिंग है ना, और ये बहुत मतलब अगर ये बहुत डेंजरस हो तो ये कम से कम। डॉक्टर पुष्कर जी, डॉक्टर पुष्कर बने रहेगा। पहले डीके गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए सर। देखिए, जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, ये नॉर्मली उन पेशेंट्स में देखते हैं जिनमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, जिनको
कोविड हो गया था, कोविड की पेशेंट को स्टेरॉइड हमें लॉन्ग टर्म देने पड़े हैं, जिनको आईवी इंजेक्शन लगातार करना पड़ा है, जिनको आईसीयू केयर हॉस्पिटल का स्टे का पड़ा था, जिनको ऑक्सीजन खास करके मॉइस्ट ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हमने लंबे समय तक दिए, या ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, या तो कैंसर के पेशेंट है, डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, या कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, HIV पेशेंट्स हैं, या कोई और कोमॉर्बिड पेशेंट है जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी, उनको हमने स्टेरॉइड दी, उनकी डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो गई, डायबिटीज कंट्रोल हो गई। उसकी वजह से जो नॉर्मल फंगस है ये मिट्टी में मिलता है, कड़े कड़े जो पेड़ पौधे हैं, फ्रूट है, उनमें मिलता है, वो जो हम लोग को इन्फेक्ट नहीं करता, बिकॉज हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसको ये ब्रीच नहीं कर पाता है। बट क्योंकि ऐसे पेशेंट जो कोमॉर्बिड है, जो डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड है, उनको शुगर बढ़ गई है, जिनको स्टेरॉइड कर लेते, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें ये फंगस जो है शरीर के विभिन्न अंगों के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। वो कौन कौन से अंग है और क्या सिम्टम करता है, अगर स्किन में जाएगा तो स्किन में रैशेस करता है, अल्सर करता है, स्वेलिंग कर देता है। अगर ये नाक में जाएगा तो नाक के अंदर डिस्चार्ज करेगा, लेकिन स्वेलिंग करेगा, नाक में स्टफीनेस होगा, कोल्ड हो जाएगा। साइनस के अंदर चला जाएगा तो साइनस फेसियल स्वेलिंग हो जाएगी और सर में दर्द होगा। अगर एक गले में छाती में जाता है तो बुखार करेगा, निमोनिया, जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, छाती में दर्द होना है। अगर पेट में चला गया, आंख में चला गया, तो वहां पे आपको लूज मोशन है, उल्टियां हैं, दस्त है या पेट दर्द है, ऐसे सिम्टम्स करेगा। और उसकी जांच जो है हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं, या तो साइनस का निकालते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, या पेट की एंडोस्कोपी करते हैं, उससे निकालते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी करके फंगस को निकाल के उसको कंफर्म करते हैं। इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई, मृत्यु दर बहुत हाई है, 50% लोग मृत्यु जाती है। हमने अभी तक 2 मरीज देखे हैं, 2 दिन पहले आए, इसमें कई सारे मरीजों को ऑर्बिट में, मतलब आंख के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो आंख निकालनी पड़ती है, ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है, और इसका इलाज भी बहुत एग्रेसिव और बहुत लंबा चलता है। एम्फोटेंसिन B जो ड्रग है या फॉस्फोनाजोल है, जो दवाइयां जिनको हम यूज करते हैं, वो कई हफ्तों तक देनी पड़ती है, बड़ा हाई डोज देनी पड़ती है। तो इसलिए कृपया करके जो लोग पोस्ट कोविड रिकवर कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें, बाहर ज्यादा एक्सपोज ना हो, घर में आइसोलेट रहे। और खास करके कोमॉर्बिड कंडीशन है, 50 साल से ऊपर है, डायबिटीज है, स्टेरॉइड लंबा चले हैं, डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, कोई और बीमारियां हैं, तो इन लोगों को पार्क में नहीं घूमना चाहिए, पेड़ पौधों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं कि बुखार है, खांसी है, जुकाम दोबारा हो रहा है कोविड ठीक होने के बाद, या आपको लग रहा है स्किन में रैशेस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, या छाती में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, डॉक्टर गुप्ता बने रहिएगा, डॉक्टर गुप्ता बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, ब्लैक फंगस को लेकर हमने दोनों ही डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उनके राय जानने के बारे में आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना था इसको लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस से मरीज कैसे बच सकते हैं, या ब्लैक फंगस के बचाव क्या है आपके अनुकूल? जी, जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड जो ज्यादा लोग बड़े ही जो है धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, क्या है मार्केट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दवाएं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी में जो है ये ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम हो रही है, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम पहले से है, जैसे चाहे वो लंग्स की हो, चाहे डायबिटीज की हो, ये प्रॉब्लम्स जो अगर पहले से हैं तो उसमें वो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इससे हम बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें जो मेडिसिन, आज जैसे बहुत से लोग हैं काढ़ा बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, काढ़े को वो दिन भर में कम से कम 10 बार यूज कर रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में उनके आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, या पाइल्स की प्रॉब्लम आने को मार्केट में दिखाई पड़ सकती है कि हाँ लोगों को जो है ये प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए। तो बेसिकली जो सर ने बताया कि हम धड़ल्ले से जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जो है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उन केसेस में जो है जहाँ पे लगे कि हमें इंसुलिन लेना है या उन दवाओं को लेना है जो हमारी बॉडी के लिए लाइफ सेविंग है, तभी उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हम ज्यादा हद तक बच सकते हैं और इससे निजात मिल सकते हैं। नहीं तो ये आने वाली प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो आज इस समय मार्केट में दवाओं का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में जा रही है और ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब कर रही है। उसको आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं ईचिंग, फंगस, ये सारी प्रॉब्लम जो है आना ही आना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिपाठी जी बनी रहेगा। सीधा चलते हैं आप डॉक्टर पुष्कर के पास। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि ब्लैक फंगस के बारे में हमने बात की, हमने कोरोना को लेकर बात की, तीसरे वेव में भी हम आ गए, अब आगे क्या, इस कैसे बच सकते हैं इससे, और आने वाले समय में क्या, जो जिस तरीके से WHO ने चेतावनी दी थी, और जाहिर सी बात है उस चेतावनी को सच भी मान लिया जाए कि संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत होगा, और आज सच में हम संक्रमण से ज्यादा प्रभावित हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? आखिरी जवाब आपका। देखिए, जैसे अभी जो केसेस की हम बात करें तो अभी 4-6 दिनों में केसेस कम हुए,
तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो लॉकडाउन 15 दिन लगा, जो चेन ब्रेक हुई, उससे केसेस कम हुए और अभी लॉकडाउन की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर ये 15-20 दिन अभी हम इसको और मेंटेन रखेंगे तो इस चेन को हम अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे। और भारत, आप समझ लीजिए भारत में तक 2.5 करोड़ के आसपास करीब कोरोना के केसेस हैं, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख के करीब रिकवरी भी है और करीब 2.25 लाख मॉर्टेलिटी भी है, डेथ भी हुई है। ये आंकड़ा हिंदुस्तान में अब सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारी जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या है, क्राउड बहुत है, हम क्राउड से नहीं बच पाते। क्राउड से बचना है, सैनिटेशन जो प्रॉपर कर रहे थे वैसे ही करना है और भीड़ बिल्कुल ना लगाएं, घर से कम निकलें। दवाइयां जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स होती हैं, किसी भी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, उन दवाओं का सेवन करें। ओवर ड्रग्स भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल ठीक है ना। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ के करें। स्टेरॉइड को अननेसेसरी नहीं लेना है। स्टेरॉइड लंबे समय से लेने से जब बहुत हैवी स्टेरॉइड लेते हैं तो इम्यूनिटी पेशेंट्स की वीक हो रही है, वो भी एक परेशानी का कारण बन रही है। ठीक है ना। सैचुरेशन सबके पास घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पल्स ऑक्सीमीटर में अगर तुरंत सैचुरेशन कम बताए तो आपको कोरोना ही है, वो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। केवल आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, राय आपको अपने डॉक्टर से लेनी है। प्रिकॉशन बहुत लेना है। लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाता है तो आपको लॉकडाउन की तरह ही अपने दैनिक जीवन में वैसे ही आपको रखना है जैसे भी आप पिछले दिनों से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर हम इन सब चीजों से बचे रहेंगे तो आने वाले समय में इस जो थर्ड वेव है वो जितनी खतरनाक इस बार सेकंड वेव में हुई, ऐसी मॉर्टेलिटी ना होने पाए, इसके लिए सब लोग घरों पे ही रहें। अन्यथा अब मतलब व्यर्थ में घर के बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर पुष्कर, आप सभी बातचीत करने के लिए, अपनी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर अरविंद पुष्कर और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी। हम तीनों से डॉक्टर से हमने बात की और जानने की कोशिश की, जहां इस बात में कहीं ना कहीं ये बात तो सामने निकल कर आई है कि जो लॉकडाउन एकमात्र एक ऐसा ही हथियार बचा है, या फिर यूं कहीं कि एक ऐसा सोल्यूशन लॉकडाउन ही बचा है कि संक्रमण की चेन को लॉकडाउन से ही तोड़ा जा सकता है। कोरोना कर्फ्यू है और 24 मई के बाद तकरीबन पूरे देश में 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू है और उम्मीद है कि अगर आगे भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ता है तो ही शायद हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।